सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने जब अपनी आंखें बंद की तो उनका सपना एक ऐसे युग का था जहां निंजा लोगों को जोड़े, ना कि उन्हें एक दूसरे से अलग करे। लेकिन इंसानी फितरत अपनी पुरानी आदतों की गुलाम ही रही। अपने बेटे आशुरा को उत्तराधिकारी चुनने का उनका निर्णय इंद्र के दिल में नफरत की शुरुआत बन गया। यही वो दरार थी जिसने सदियों तक इस धरती को खून से लथपथ रखा। उचिहा और सेंजू अब सिर्फ दो नाम नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे कबीले बन चुके थे जो एक दूसरे की बस्तियों को मिटाने में लगे हुए थे। उचिहा क्लैन का गर्व उनकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन वही गर्व उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। वे किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे और शुद्धता के नाम पर अपने ही खून तक सीमित होकर रह गए, जिसकी वजह से उनका शारिंगन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ताजिमा उचिहा इस खतरनाक दौर में अपने 5 बेटों की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसकी दुनिया सिर्फ तलवार और चक्र की खामोश भाषा को समझती थी। सबसे बड़ा बेटा मादारा था, जिसे भविष्य का लीडर माना जाता था। उसके बाद इजुना था, जो अपनी समझदारी और चतुराई से सबको संभालता था। फिर याशिरो और इनुबाई थे, जो जुड़वा भाई थे और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करते थे। सबसे छोटा बेटा 5 साल का नारुतो था। नारुतो बिल्कुल अपनी मां हिकारी की तरह दिखाई देता था, लेकिन उचिहा क्लैन के लिए वो सिर्फ एक वीक लिंक था। ताजिमा ने उसे केवल इसलिए जीवित रखा था क्योंकि उसने अपनी मरती हुई पत्नी से ऐसा वादा किया था, वरना ताजिमा की नजरों में नारुतो की कोई अहमियत नहीं थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपने मेरी बहुत सारी सीरीज देखी है, लेकिन सच कहूं तो इस सीरीज पर मैंने अब तक की सबसे ज्यादा मेहनत की है। अगर आप लोग इस पार्ट 1 पर अच्छा रिस्पॉन्सेज दिखाते हो तो मैं इसका अगला पार्ट कल ही लेकर आ जाऊंगा। अब बिना किसी और समय बर्बाद किए आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस घर का माहौल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। याशिरो और इनुबाई हमेशा नारुतो का मजाक उड़ाते रहते थे। वे हंसते हुए कहते, तू फायर स्टाइल क्या करेगा, तुझसे तो एक छोटा सा स्पार्क भी नहीं निकलता। नारुतो चुपचाप उनकी बातें सुन लेता था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी पीड़ा साफ दिखाई देती थी। एक दिन जब वह फिर से फायरबॉल जुत्सु करने में असफल हो गया तो याशिरो ने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया। तभी इजुना बीच में आ गया और बोला, बस करो, वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। इजुना ही वह इंसान था जो हमेशा नारुतो के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था। उसने नारुतो का हाथ पकड़ा और उसे शहर के एक शांत कोने में ले गया, जहां गर्मा गर्म रामेन बनाया जाता था। वहां बैठकर जब नारुतो ने रामेन खाया तो उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान दिखाई दी जो इस अंधकारमय युग में कहीं खो चुकी थी। नारुतो ने धीरे से पूछा, भैया, मदारा भैया मुझसे हमेशा इतने दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं सच में एक बोझ हूं? इजुना ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं छोटे, हम बस तुम्हें इस दुनिया की गंदगी से दूर रखना चाहते हैं। मादारा कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी जलन और दर्द उठ रहा था। उसे अपनी मां की याद आने लगी और उसे इस बात का अफसोस हुआ कि वह नारुतो को वैसा प्यार क्यों नहीं दे पा रहा जैसा उसे मिलना चाहिए था। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह नारुतो को खुद ट्रेन करेगा। अगली सुबह जब मादारा ने नारुतो को ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी उचिहा की पहचान मानी जाती है। मदारा को लगा कि शायद नारुतो में कोई छिपी हुई प्रतिभा है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो हुआ उसने उसकी सोच ही बदल दी। जब केंजुत्सु की ट्रेनिंग शुरू हुई तो नारुतो की रफ्तार और प्रिसिजन ने मदारा को पूरी तरह चौंका दिया। मदारा को खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसके बाद मादारा ने मुस्कुराते हुए उसे शुरिकेन में चक्र इन्फ्यूजिंग करना सिखाया। जब नारुतो ने पहली बार सफलतापूर्वक उनके रिफ्लेक्स बनाए तो मादारा ने पहली बार उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अगले ही दिन ताजिमा ने तामा रिवर के किनारे सेंजू क्लैन के साथ युद्ध करने का फैसला कर लिया। वह अपने साथ 300 उचिहा वॉरियर्स को लेकर निकला और नारुतो को भी अपने साथ ले गया। शायद ताजिमा को यह उम्मीद थी कि इस युद्ध में या तो नारुतो बदल जाएगा या फिर वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एक सच्चे वॉरियर की मौत मरकर। यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा जुआ था। युद्ध भूमि धुएं, विस्फोटों और चीख पुकार से भर चुकी थी। सेंजू के वॉरियर्स भूखे भेड़ियों की तरह उचिहा पर टूट पड़े थे। चारों तरफ ऐसा क्योस था कि यह समझना मुश्किल हो गया था कि कौन दुश्मन है और कौन अपना। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ और यशीरो तथा इनुबाई उसी पल धूल में मिल गए। नारुतो ने अपने दोनों भाइयों को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा। कुछ क्षणों के लिए जैसे पूरा संसार थम गया। उसे सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके भीतर मौजूद सारी मासूमियत एक ही पल में खूनी दरिंदगी में बदल गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन वह डर से नहीं बल्कि भयंकर क्रोध से कांप रहा था। उसी क्षण उसकी आंखों में शेरिंगन पहली बार जाग उठा, एक ऐसी शक्ति जो तभी जन्म लेती है जब किसी इंसान से उसकी सबसे प्रिय चीज छीन ली जाती है। नारुतो एक घायल भेड़िए की तरह दहाड़ा और अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए सेंजू वॉरियर्स पर टूट पड़ा। ताजिमा ने जब यह दृश्य देखा तो वह खुद भी सिहर उठा। उसे महसूस हुआ कि उसने किसी साधारण बच्चे को नहीं बल्कि एक नए काल को जन्म दे दिया है। नारुतो अब सिर्फ एक उचिहा नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा भयानक उपहार बन चुका था जिससे पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता था। नारुतो का गुस्सा अब धीरे धीरे एक भयंकर तूफान का रूप ले चुका था। युद्ध भूमि धूल, धुएं और खून की गंध से भर चुकी थी। तभी उसकी नजर एक सेंजू लड़की सुनादे पर पड़ी जो उसकी ओर बढ़ रही थी।
नारुतो ने अपनी कुनाई उठा ली, लेकिन एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। उसके भीतर का वह मासूम बच्चा अब भी जिंदा था, जो किसी की जान लेने से डरता था। लेकिन तभी 4 सेंजू लड़के उस पर एक साथ टूट पड़े। नारुतो ने किसी तरह खुद को बचाया, मगर उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसी समय इजुना वहां पहुंच गया। वह नारुतो की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी क्षण एक सिल्वर हेयर्ड सेंजू का हमला सीधे इजुना के सीने में जाकर धंस गया। वह पल जैसे समय के साथ थम गया। नारुतो ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े सहारे को गिरते हुए देखा, उसी इंसान को जिसके साथ उसने कभी बैठकर रामेन खाया था। जब नारुतो ने इजुना को अपनी गोद में थामा तो उसके भीतर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर गया। यह केवल दुख नहीं था, बल्कि उसके भीतर छिपी एक प्राचीन शक्ति का विस्फोट था। उसका चाकरा चारों ओर एक काले बवंडर की तरह फैलने लगा। कुछ दूरी पर खड़े मादारा ने जब यह दृश्य देखा तो उसका दिल और दिमाग दोनों जैसे फटने लगे। उसी पल उसका अपना शेरिंगन भी जाग उठा, मानो दोनों भाइयों का दर्द एक दूसरे से जुड़ गया हो। शेरिंगन की वह लाल चमक जो सदियों से फीकी पड़ चुकी थी, आज इन दोनों भाइयों की आंखों में फिर से जीवित हो उठी थी। ये ऐसी शक्ति थी जिसे देखकर सेंजू क्लैन के योद्धा भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जब उचिहा क्लैन वापस लौटा तो जीत का कोई उत्सव नहीं था। चारों ओर केवल मातम पसरा हुआ था। ताजिमा अपने 3 बेटों को खो चुका था, लेकिन उसकी नजरें केवल उस शक्ति पर टिकी थीं जो नारुतो और मदारा ने युद्ध के दौरान दिखाई थी। वह एक पिता के दर्द को भुलाकर सिर्फ शेरिंगन की ताकत का हिसाब लगा रहा था, लेकिन नारुतो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। एक सभा के दौरान जब ताजिमा युद्ध की प्रशंसा करने लगा, तब नारुतो अचानक खड़ा हो गया। उसने ताजिमा की आंखों में सीधा देखा और कहा, यह जीत नहीं है, यह तबाही है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बिना किसी स्ट्रैटेजी के सिर्फ मारने और मरने के लिए युद्ध में उतर जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उस दिन नारुतो ने केवल अपनी बात नहीं रखी, बल्कि एक सच्चे लीडर की तरह अपनी सोच और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। शिसुई, इटाची और कगामी जैसे युवा उचिहा ने नारुतो की बातों में वह सच्चाई देखी जो ताजिमा कभी समझ ही नहीं पाया था। बिना कुछ और किए ही नारुतो पूरे क्लैन के लिए एक नई पहचान बन चुका था। इसी दौरान ताजिमा की बहन नाओरी उचिहा वापस लौटी। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी की एक महान विशेषज्ञ थी। जब उसने देखा कि ताजिमा अपने ही बचे हुए बेटों के साथ कितना कठोर व्यवहार कर रहा है, तो उसका खून खौल उठा। उसने बिना किसी झिझक के ताजिमा को चुनौती दी और दृढ़ स्वर में कहा, नारुतो, अब मेरी जिम्मेदारी है। नाओरी ने बहुत जल्दी समझ लिया कि नारुतो के भीतर केवल गुस्सा ही नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता भी छिपी हुई है। उसने ताजिमा के पुराने, कठोर और खतरनाक तरीकों को तुरंत बंद करवा दिया। उस रात मादारा और नारुतो झील के किनारे साथ बैठे थे। उनके बीच किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। दोनों अपने भाइयों को खो चुके थे और दोनों का दर्द एक जैसा था। मादारा ने धीरे से नारुतो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब हम अकेले हैं नारुतो, लेकिन हम इस तरह खत्म नहीं होंगे। उसी दिन दोनों भाइयों के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए मिट गईं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान नाओरी ने एक और चौंका देने वाली बात खोज निकाली। नारुतो का प्राकृतिक चक्र नेचर फायर नहीं था, बल्कि वाटर और लाइटनिंग था। ताजिमा के लिए आई एक अपमान की बात थी, लेकिन नाओरी ने उसे समझाते हुए कहा, हर उचिहा को आग की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी वर्सेटिलिटी है। इसके बाद नाओरी ने नारुतो को स्टेल्थ, कॉम्बैट और इंटेलिजेंस की वह दुनिया दिखाई जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उसने शैडो क्लोन्स का उपयोग करके नारुतो को यह सिखाया कि दुश्मन को कैसे भ्रमित किया जाता है और उसे कैसे मात दी जाती है। वह अक्सर नारुतो से कहती थी, नारुतो, ऑनर सिर्फ एक शब्द है। युद्ध में केवल जीत और हार मायने रखती है। अगर तुमने अपने एनिमी को कमजोर समझने की गलती की तो तुम्हारी मौत तय है। नाओरी ने नारुतो को ऐसा शिनोबी बनाया जो केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भी लड़ना जानता था। वह अच्छी तरह समझती थी कि यदि उचिहा क्लैन को भविष्य में जीवित रहना है तो उन्हें केवल शेरिंगन पर निर्भर रहकर नहीं चलना होगा। नारुतो अब अपने जीवन के एक नए सफर की शुरुआत कर रहा था। एक ऐसा रास्ता जहां उचिहा नाम केवल खून खराबे के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और पावर के सही संतुलन के लिए जाना जाएगा। और नारुतो, वह मासूम बच्चा नहीं रहा था। वह धीरे धीरे एक स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड बन रहा था, जिसे रोक पाना अब सेंजू क्लैन के लिए भी लगभग नामुमकिन होने वाला था। अब वह केवल अपने बड़े भाई मादारा का छोटा भाई नहीं था, बल्कि पूरे युग को बदल देने वाला एक नया परिवर्तन बनने जा रहा था। रात का समय था। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज भी शोर जैसी महसूस हो रही थी। नारुतो अकेला घूम रहा था। उसका मन अपने गुजर चुके भाइयों की यादों में उलझा हुआ था। वह दर्द जो भीतर ही भीतर उसे खाए जा रहा था, किसी भी युद्ध से कहीं अधिक पीड़ादायक था। चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिरता चला गया। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब वह नीचे गिरा तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह वहां अकेला नहीं था। उस घोर अंधेरे के एक काले कोने में दो भटकती हुई लाल और घृणा से भरी आंखें चमक रही थी। वे नाइन टेल्ड फॉक्स, कुरामा की आंखें थीं। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी,
वह विशाल राक्षस जिसका हर एक रुआं भय पैदा कर रहा था, नारुतो पर हमला करने के लिए तैयार था। जब भी उसके पंजे जमीन पर पड़ते पूरी धरती कांप उठती। नारुतो को अपने पिता तजीमा के वे शब्द याद आए, हम ड्रैगन का खून है। उसने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अपनी फुर्ती और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने कुनाई और निंजा वायर की मदद से खुद को चट्टान से बांध लिया और हर बार उस राक्षस के टेल स्वाइप से बाल बाल बचने लगा। वह डर नहीं रहा था, बल्कि पूरी ताकत से लड़ रहा था। नारुतो ने अपना शेरिंगन सक्रिय किया। उसकी लाल आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अटूट संकल्प था। उसने उस विशाल बीस्ट की आंखों में देखते हुए जोर से कहा, मैं एक शिनोबी हूं। मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं मरूंगा भी नहीं। मुझे जिंदा रहना है अपने भाई मदरा की हिफाजत करने के लिए। कुरामा ने उसकी ये बातें सुनकर एक पल के लिए स्वयं को असहज महसूस किया। इतना छोटा बच्चा और उसके भीतर इतना अटूट विश्वास। फॉक्स ने गहरी आवाज में कहा, तुम उचिया लोग एक पागल कल्ट हो। शेरिंगन सिर्फ दर्द और तबाही लाता है बच्चे। लेकिन नारुतो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने फॉक्स के सामने अपनी लॉयल्टी और अपने परिवार के प्रति अपना प्रेम स्पष्ट कर दिया। कुरामा, जिसने सदियों से केवल नफरत ही देखी थी, नारुतो के इस सच्चे जज्बे से प्रभावित हो गया। दोनों के बीच एक अनोखा पैक्ट हुआ। फॉक्स ने वादा किया कि वह नारुतो को नहीं मारेगा और उनकी इस मुलाकात को हमेशा एक राज रखेगा। नारुतो ने भी वही वादा किया। वह उस गहरी खाई से बाहर निकल आया, लेकिन अब वह पहले वाला नारुतो नहीं था। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि दुनिया कितनी अंधेरी है और शेरिंगन का बोझ कितना भारी होता है। उसने मन ही मन एक शांत प्रतिज्ञा की कि वह अपने भाइयों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वापस लौटकर नारुतो सीधे उस पवित्र मंदिर में गया जहां तजीमा अकेले बैठे थे। दोनों के बीच जो पुरानी दूरी थी वह आज समाप्त होने वाली थी। ताजिमा ने अपनी आंखें बंद की और वह सच कहा जिसे वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखा था। मैं तुमसे नफरत नहीं करता नारुतो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सका। तुम्हारे जन्म के समय ही तुम्हारी माँ हिकारी हमें छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर नारुतो का दिल बैठ गया। लेकिन ताजिमा ने आगे कहा, तुम्हारी क्षमता अब किसी से छिपी नहीं है। तुम्हारा असली कर्तव्य मादारा के साथ खड़े रहना है, उसकी शैडोज में ठीक वैसे ही एक शील्ड बनकर जैसे नाओरी मेरे साथ है। नारुतो ने अपना सिर झुका लिया और अपने पिता के सामने अपना वादा दोहराया। मादारा के लिए वह अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। अगले 6 महीने खतरनाक बदलावों से भरे हुए थे। नारुतो अब एक मासूम बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक निर्दयी रूप से कुशल वॉरियर बन चुका था। उसने पानी और बिजली के चक्रा स्टाइलस पर ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि बड़े बड़े उचिहा वॉरियर्स भी हैरान रह गए। लेकिन उसके भीतर अब भी एक खालीपन बना हुआ था। एक दिन उसने नाओरी को रोककर पूछा, क्या तुम लोग मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं एक उचिहा हूं? तुम्हारा स्नेह कहाँ है? मैं सिर्फ एक वेपन नहीं हूं जिसका इस्तेमाल केवल पावर के लिए किया जाए। उसके भीतर का दर्द अब गुस्से का रूप लेकर बाहर आ रहा था। तभी मादारा वहां पहुंचा। उसने नारुतो का हाथ पकड़ा और नाओरी की ओर देखकर कहा, नारुतो अकेला नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस पूरी दुनिया को राख बना दूंगा, लेकिन नारुतो पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह सुनकर नाओरी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। वह समझ गई थी कि ये दोनों भाई अब केवल क्लैन की ताकत नहीं है, बल्कि ऐसा खतरा बन चुके हैं जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। उनका रिश्ता बेहद मजबूत था, लेकिन उनके भीतर का आघात और वह शक्ति जो उनके अंदर छिपी थी किसी भी बम से कम नहीं थी। नारुतो ने मादारा के कंधे पर हाथ रखा। अब वे दोनों भाई केवल खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक अटूट संकल्प से भी जुड़े हुए थे। दुनिया अब एक नए उदय की प्रतीक्षा कर रही थी और यह उदय मादारा और नारुतो की जोड़ी का होने वाला था। उनका सफर अब बस शुरू हुआ था। नारुतो के राइट ऑफ पैसेज का दिन आ चुका था। उचिया क्लैन का पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि तजीमा का सबसे छोटा बेटा क्या कमाल दिखाएगा। लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। ताजिमा, जो हमेशा से सख्त स्वभाव का रहा था, अपनी जगह से उठा और सबको हैरान करते हुए स्वयं मैदान में उतर आया। उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। वह नारुतो को सबके सामने हराकर यह साबित करना चाहता था कि मादारा की ताकत के सामने नारुतो कुछ भी नहीं है। मादारा गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। वह अपने पिता को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नारुतो ने अपनी हथेली आगे कर दी। नारुतो की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक शांत और अडिग संकल्प था। उसने मादारा से कहा, भैया, इसे मुझे खुद करने दो। अगर मुझे क्लैन में अपना नाम बनाना है तो मुझे अपनी मेहनत से खुद को साबित करना होगा। द्वंद्व शुरू हुआ। ताजिमा ने बिना किसी दया के हमला किया। उसके हर एक प्रहार में मौत की आहट थी, लेकिन नारुतो मानो हवा में तैर रहा था। उसने वाटर ड्रैगन बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसकी गति देखकर बड़े बड़े वॉरियर्स भी स्तब्ध रह गए। नारुतो ने शैडो क्लोन्स बनाए और उनका तालमेल इतना सटीक था कि ताजिमा को बार बार रक्षात्मक होना पड़ा। जंगल का पानी मानो नारुतो का आज्ञाकारी बन चुका था। जब ताजिमा ने खतरनाक फायर स्टाइल का प्रयोग किया तो नारुतो ने अपने लाइटनिंग चक्र की मदद से उसे निष्क्रिय कर दिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। नाओरी और मादारा को बीच में आना पड़ा, क्योंकि ताजिमा का क्रोध अब जानलेवा होता जा रहा था। लेकिन उसी क्षण ताजिमा की आंखों में भी गहरा सम्मान दिखाई दिया। उसने समझ लिया कि उसका बेटा केवल एक स्पेयर हेयर नहीं, बल्कि स्वयं एक महान शक्ति है।
इसके बाद ताजिमा ने आधिकारिक रूप से नारुतो को एडल्ट घोषित कर दिया। उस जीत के बाद नारुतो का मन वहीं था जहां उसका एकमात्र साथी मौजूद था। वह चुपचाप फिर से उसी गहरी खाई में गया। इस बार उसके हाथ में खाने का सामान था। कुरामा ने उसे देखा और इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं थी। नारुतो ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी बीजू। कुरामा एक पल के लिए ठिठक गया। किसी इंसान ने उसे पहले कभी बीजू कहकर नहीं पुकारा था। सभी ने उसे हमेशा एक जानवर ही समझा था। फॉक्स ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम कुरामा है। उसी दिन एक इंसान और एक विशाल राक्षस के बीच दोस्ती की एक नई कहानी की शुरुआत हुई। नारुतो ने उसे खाना खिलाया और कुरामा को पहली बार लगा कि शायद इंसानियत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। लेकिन खुशियों का यह सफर अचानक एक भयावह मोड़ पर आ गया। जब नारुतो घर लौटा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उचिया टेम्पल धुएं से घिरा हुआ था। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। नारुतो वहीं बैठ गया। उसके हाथ में खून से सनी हुई एक तलवार थी। उसकी आंखों में अब साधारण शैरिंगन नहीं था, बल्कि 3 टोमोए शैरिंगन पूरी तरह जाग चुका था। वह वहीं एक मूर्ति की तरह निश्चल बैठा रहा। कुछ ही देर बाद मादारा वहां पहुंचा। जब उसने अपने भाई को लाशों के बीच बैठे देखा तो उसका दिल बैठ गया। लेकिन उसके भीतर का भाई अब भी नारुतो पर पूरा विश्वास करता था। क्लैन के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने नारुतो को किंग्सलेयर और मॉन्स्टर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, इसे मार दो, ये एक अभिशाप है। नारुतो पूरी तरह शांत रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भाव नहीं था। लेकिन मदारा ने अपनी तलवार खींच ली। उसने क्रोध से गरजते हुए कहा, जो कोई भी मेरे भाई की ओर उंगली उठाएगा उसका सिर उसके कंधों से अलग कर दिया जाएगा। मदारा ने साफ कर दिया था कि एक तरफ पूरी दुनिया हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हमेशा नारुतो रहेगा। जब दोनों डंजियन में अकेले थे तब नारुतो ने वह सच बताया जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसने बताया कि उसने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वे क्लैन के भीतर ही विश्वासघात की एक साजिश रच रहे थे। वे क्लैन को नष्ट करने के लिए सेंजू के साथ मिल चुके थे। नारुतो ने पहले उन्हें रुकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसी पर हमला कर दिया। नारुतो के लिए अपने परिवार की सुरक्षा किसी भी चीज से बढ़कर थी। मदारा ने नारुतो को गले से लगा लिया। उसने कहा, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। तुमने जो किया वह गलत नहीं था, बल्कि जरूरी था। उसी क्षण उन दोनों भाइयों का बंधन पूरी तरह अटूट हो गया। अब वे केवल भाई नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने और मरने वाले साथी बन चुके थे। वे दोनों जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आगे जो कुछ भी होगा वह इन दोनों भाइयों की इच्छा से ही होगा। उचिया क्लैन के काउंसिल चैम्बर में वातावरण पूरी तरह से भारी हो चुका था। ताजिमा और नाओरी के चेहरों पर गहरी चिंता और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उनके लिए नारुतो का वह कदम केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि पूरे क्लैन की परंपरा पर किया गया सा एक बड़ा आघात था। तभी दरवाजे जोर से खुले और मादारा भीतर आया। उसके कदमों की आहट में ऐसी गरज थी कि बड़े बड़े काउंसलर्स भी पीछे हट गए। मदारा ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरे भाई को एक खरोंच भी आई तो याद रखना, मैं इस क्लेन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। ताजिमा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन मादारा का संकल्प इतना अटूट था कि ताजिमा को शांत होना पड़ा। नाओरी, जो हमेशा तर्क के आधार पर निर्णय लेती थी, उसने समझ लिया कि मादारा का अपने भाई के प्रति प्रेम और उसकी शक्ति अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। मदारा ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे नारुतो की ताकत को किसी खतरे की तरह नहीं, बल्कि क्लैन की एक महत्वपूर्ण एसेट की तरह देखें। काउंसिल मीटिंग का दिन पूरे क्लैन के लिए एक निर्णायक क्षण बन गया। पूरा उचिहा क्लैन वहां उपस्थित था। जब नारुतो को सबके सामने लाया गया तो उसने अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। उसने सीधे सीधे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति उसकी मौत की सजा देखना चाहता था। लेकिन ताजिमा ने एक अप्रत्याशित फैसला सुनाया। नारुतो को मृत्युदंड नहीं दिया गया, बल्कि उसे 10 वर्षों के लिए देश निकाला दिया गया। इतना ही नहीं, उससे उसका एयर स्टेटस भी छीन लिया गया और उसे नाओरी के बॉडीगार्ड के रूप में सेवा करने का आदेश दिया गया। नारुतो ने बिना किसी शिकायत के अपना सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह दंड उसके लिए एक प्रकार का संन्यास है और उसने इसे अपने भाइयों की यादों के सम्मान में स्वीकार कर लिया। उसके लिए पद या शक्ति का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए केवल अपने परिवार की सुरक्षा ही सबसे अधिक मायने रखती थी। नारुतो के प्रस्थान से पहले एक ऐसा क्षण आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ताजिमा, जिसने हमेशा नारुतो को एक कमजोर बच्चा समझा था, मंदिर के एक सुनसान हिस्से में उसे मिलने पहुंचा। ताजिमा की आंखों में हल्की नमी थी। उसने नारुतो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं अंधा था नारुतो, मैं तुम्हारी शक्ति को कभी देख ही नहीं पाया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी पुरानी सोच में ही उलझा रहा। इसके बाद उसने अपनी कमर से अपने पूर्वजों की एक प्राचीन तलवार निकाली, एक ऐसी तलवार जिसका सदियों से उचिहा के इतिहास में केवल न्याय और रक्षा के लिए ही उपयोग किया जाता था। उसने वह तलवार नारुतो को सौंपते हुए कहा, यह तलवार केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आज मैं समझ गया हूं कि तुम्हारी मां हिकारी की असली शक्ति तुम्हारे भीतर जीवित है। तुम्हारी मां के भीतर जो करुणा और लड़ने का साहस था,
वही आज मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। नारुतो के लिए यह उसके पिता की ओर से मिली पहली और अंतिम स्वीकृति थी। जब नारुतो गांव की गलियों से होकर गुजर रहा था, तब हर ओर उससे घृणा भरी निगाहें टकरा रही थी। लोग उस पर थूक रहे थे और उसे किन्सलेयर कहकर पुकार रहे थे, लेकिन नारुतो ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अब उन लोगों का कोई महत्व नहीं रह गया था। वह सीधे उसी गहरी खाई की ओर बढ़ गया जहां उसका सच्चा साथी उसका इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर उसने कुरामा के साथ अपना आखिरी भोजन साझा किया। अब उनकी दोस्ती पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों एकदम सतर्क हो गए। हवा में एक अजीब सा भारीपन फैल गया था, एक ऐसी एनर्जी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुरामा के कान खड़े हो गए और उसने धीमे स्वर में गुर्राते हुए कहा, कोई आ रहा है। नारुतो, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। नारुतो ने तुरंत अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। उसका शैरिंगन सक्रिय हो गया और उसकी आंखों में ऐसी चमक उभर आई जो किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन के मन में भय पैदा कर सकती थी। थोड़ी ही दूर उस घने अंधेरे जंगल में, जहां इंसानी आहट तक सुनाई नहीं देती थी, एक अलग ही युद्ध की तैयारी चल रही थी। कुरामा, वह विशाल नाइन टेल्ड फॉक्स, अपनी तीक्ष्ण निगाहों से देखता है कि कई दर्जन हथियारबंद वॉरियर्स, कागुया और हागोरोमो क्लैन के लोग उस डार्क वैली की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कागुया और हागोरोमो क्लैन के वॉरियर्स को देखकर कुरामा के मन में घृणा भर उठती है। क्या यही वे लोग हैं जिनके लिए उसने कभी अपना रक्त बहाया था? नारुतो तुरंत समझ जाता है कि वे सभी उसे खत्म करने या उसकी आंखें यानी शेरिंगन हासिल करने के इरादे से आए हैं। कुरामा हल्की हंसी के साथ कहता है, किन्सलेयर, देखते हैं तुम अपनी इस बदनामी को कैसे धोते हो। नारुतो अपने वही उचीहा वाले आत्मविश्वास और अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बस देखते रहो कुरामा, आज तुम मेरी स्वॉर्ड और मेरी टेक्निक्स का एक नया रूप देखोगे। युद्ध का आरंभ हो गया। नारुतो बिना एक पल गनवाए सीधे दुश्मनों की सेना के बीच जा घुसा। उसने अपनी एंसेस्ट्रल तलवार में चाकरा प्रवाहित किया और देखते ही देखते वह नीली रोशनी के साथ चमक उठी। यह दृश्य देखकर कुरामा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह तलवार तो इंद्रा की थी। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो नारुतो उसी प्राचीन विरासत का पुनर्जन्म बनकर उसके सामने खड़ा हो।